इस वीडियो में आज हम बात करेंगे आपकी 10th क्लास की प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की। और ये क्वेश्चन नंबर 3 आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आज की इस क्लास में हम लोग टोटल 4 क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। ये आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पिछले ईयर आप पेपर उठा के देख सकते हो, पिछले ईयर के इन 4 क्वेश्चंस में हर क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। तो उम्मीद कीजिए कि इस बार के एग्जाम में भी आपके ये क्वेश्चन 100% रिपीट हो सकता है। तो चले बिना देर किए हुए क्लास में हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। उससे पहले लेकिन मुझे बताना पड़ेगा कि मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। आप देख सकते हैं यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन मैंने लिख रखा है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है और आप स्क्रीन पर नीचे देख भी सकते हैं। लिखा है, दिया है LM पैरेलल CB, मतलब जो LM है वो LM जो है वो CB के क्या है, पैरेलल है। फिर पैरेलल का अर्थ क्या होता है, समांतर है। जैसे कि एक रेखा ये चली गई, दूसरी रेखा ये चली गई, दोनों एक दूसरे के समांतर होंगे। साथ ही साथ इन्होंने कहा है LN पैरेलल CD, मतलब LN जो है वो CD के पैरेलल है, मतलब समांतर है। यहाँ देख सकते हो आप LN ये CD है, एक दूसरे के समांतर हैं, मतलब रेल की पटरी की तरह एक दूसरे को कभी ये काटेंगी नहीं। साथ ही साथ हमें सिद्ध करना है कि AM AB, AM कहाँ है, ये है AM और ये है यहाँ से यहाँ तक AB। फिर देखिए AM अपॉन AD, AN अपॉन AD, ये AN है और ये क्या है, AD है। सो AN अपॉन AD ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से, अगर हम एक त्रिभुज को देखें, पहले तो आप समझ लीजिए कि किस प्रकार से इन क्वेश्चंस को आज हम हल करेंगे। अगर आप यहाँ पे एक त्रिभुज देखें, ये एक हम A बना देते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर B हो गया और ये C हो गया। अगर मैं इस BC के समांतर कोई एक रेखा खींचूं और इस रेखा का नाम अगर हम DE रख दें, तो थेल्स थ्योरम कहती है कि अगर किसी भी त्रिभुज के समांतर एक दूसरी, किसी भी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अगर आपने कोई दूसरी भुजा खींच दी है, दूसरी कोई रेखा खींच दी है, तो इसकी जो 2 भुजाएं बच जाएंगी, जैसे कि ये पूरी बच गई और ये पूरी बच गई, तो ये समान अनुपात में डिवाइड हो जाएंगी। कहने का अर्थ क्या है कि AD अपॉन क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, AD अपॉन DB हो जाएगा, AD अपॉन DB हो जाएगा और AE अपॉन EC हो जाएगा। ऐसा थेल्स थ्योरम कहती है। इसी के बेस पे इस क्वेश्चन को हम करना शुरू करते हैं। अगर आप हम ध्यान से यहाँ पर देखें तो LM समांतर इन्होंने CB कह दिया है। क्या कह दिया है, कह दिया है कि LM समांतर मतलब पैरेलल CB कह दिया है। सो हम क्या कर सकते हैं कि LM ये लिखा है, CB ये लिखा हुआ है, मतलब ये BC CB एक ही बात है। सो हम लिख सकते हैं AM, बिल्कुल लिख सकते हैं AM, और अपॉन में लिख सकते हैं MB। क्या लिख सकते हैं हम, AM अपॉन MB। सो हमने यहाँ पर लिखा AM अपॉन MB, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद देखें AL, सो मैंने यहाँ पर AL लिखा, अपॉन में LC लिखा, अपॉन में LC हो गया। इतनी बात तो क्लियर समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है और इस त्रिभुज में ये वाली भुजा इस वाली भुजा के क्या है, समांतर है। ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के क्या है, समांतर है। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया। अब देखिए जरा ध्यान से, इससे समीकरण नंबर हम 1 मान लेते हैं। उसके बाद देखिए ये एक त्रिभुज यहाँ पर बना हुआ है। अगर हम AN अपॉन ND, AL अपॉन LC लिखे तो कुछ भी बुरा नहीं होगा, सेम वही चीज़ होगी, है ना। सो हम लिख सकते हैं कि तथा अगर हम ध्यान से देखें तो LN, देखिए LN जो है वो CD के क्या है, समांतर है। तो हम यहाँ लिखते हैं कि LN CD के समांतर है। सो हम लिख सकते हैं कि AN, सो हमने यहाँ पर AN लिखा, अपॉन क्या लिख सकते हैं, ND, हमने यहाँ पर ND लिखा। पिछली बार जब यही क्वेश्चन हम आपको पढ़ा रहे थे उस समय वो वीडियो में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई और वो 4th वीडियो जो है प्लेलिस्ट से डिलीट हो गया। सो मुझे दोबारा इसका काम करना पड़ रहा है। अगर हम ध्यान से देखें समीकरण नंबर 1 व 2 को, अगर हम समीकरण नंबर 1 व 2 को देखें तो देखिए ध्यान से, ये पूरा है। यहाँ पे ये वाला पार्ट, ये वाला दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी 3 चीज़ें हो गई। मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर ये 3 पेन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 पेन, ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला इसके बराबर है। क्लियर है इतनी चीज़। सेम वही चीज़ ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर ही होंगे। सो हम लिख सकते हैं AM अपॉन MB। क्या लिख सकते हैं, AM अपॉन
एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। ए एन अपॉन क्या लिख सकते हैं, एन डी लिख सकते हैं। अगर हम अपने इस क्वेश्चन को देखें तो मुझे अपने इस जो मुझे प्रूफ करना था उसमें ए एम लाना है, मतलब ए एम लाना है, ए एन भी लाना है, ए एन भी लाना है, लेकिन मुझे एम बी नहीं चाहिए और एन डी भी नहीं चाहिए। तो हम अपने इस डायग्राम को देखते हैं। एम बी को मैंने देखा तो मैंने सोचा कि एम बी की जगह पे आखिर लाना क्या है, एम बी की जगह पे ए बी लाना है। तो अगर हम इस एम बी में ए एम को जोड़ दें तो मेरा काम हो जाएगा। तो इस एम बी में ए एम को आप कैसे जोड़ सकते हो, वो तो रूल के खिलाफ होगा। तो अभी देखो क्या करते हैं, अगर हम इसको उल्टा कर दें, मतलब ये पूरा का पूरा पलट दें, जैसे कि आप देख सकते हो 3 बटे अगर हम x लिख दें और 4 बटे y लिख दें और इसको इससे गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 3 गुणे y, और उसके बाद इसको इससे गुणा कर दें तो 4 गुणे x हो जाएगा। लेकिन फिर हम क्या करें, x को उधर ही रखें और 3 को नीचे लेकर चले जाएं और इधर हम लोग y और नीचे 4। अब ध्यान से आप देखो, इसको देखो ध्यान से और इसको देखो ध्यान से, ये चीज़ें क्या हैं, अपोजिट लिखी हैं कि 3 बटे x था तो x बटे 3 हो गया, 4 बटे y था तो y बटे 4 हो गया। सो आप इसमें भी वही काम कर सकते हो, डायरेक्ट आप इनको पूरा पलट सकते हो। तो एम बी को मैंने पूरा उल्टा कर दिया और अपॉन में ए एम लिख दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर मुझे ये क्यों करना पड़ रहा है। ठीक, ये मुझे इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हम अगर यहाँ पर अभी ध्यान दीजिएगा, अगर ज़रा सा इधर उधर हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। एन डी को ऊपर रखा और ए एन को नीचे। अगर हम इस एम बी में ए एम को जोड़ देंगे तो काम हो जाएगा। सो एलसीएम ले लेंगे, लेकिन एलसीएम लिखने के लिए तो +1 चाहिए, क्योंकि अगर मुझे एलसीएम लेना है तो बीच में बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस एम बी और ए एम दोनों में एक इधर जोड़ देते हैं और एक को इधर जोड़ देते हैं। ये देखिए ऐसे ऐड हो गया, दोनों तरफ एक जोड़ सकते हैं, बिल्कुल बराबर जोड़ सकते हैं। उसके बाद अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर हम यहाँ एलसीएम ले लें सो मेरा आएगा ए एम एलसीएम, और उसके बाद ए एम अब एक का पहाड़ा पढ़ेंगे आप तो ये ए एम वहाँ पहुँच जाएगा। इसका मतलब एम बी मतलब एलसीएम लिया गया है, आप डरे नहीं कुछ, है ना, अपॉन ए एम। सो यहाँ पर भी वही हुआ, इसके नीचे आप एक लिख लीजिए ए एन और 1 का एलसीएम ले लीजिए। सो क्या आएगा आपका ए एन आएगा। फिर आप इसको एलसीएम लेंगे तो एन डी हो जाएगा और प्लस में ए एन हो जाएगा। अब आप अपने डायग्राम को देखें, एम बी में अगर आप ए एम को जोड़ रहे हैं तो पूरा ए बी बन जाएगा। सो हम इसको ए बी लिख देते हैं और अपॉन में क्या ए एम लिख देते हैं। फिर उसके बाद एन डी को देखिए, ये एन डी हो गया। एन डी में अगर ए एन को जोड़ रहे हैं तो ए डी बन जा रहा है। सो मैंने ए डी लिख दिया और अपॉन में ए एन लिख दिया, इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप इसको उल्टा कर दीजिए फिर से, ए एम अपॉन ए बी और ए एन अपॉन ए डी। आपको जो प्रूफ करना था वो देखिए आ गया, ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी, ए एन अपॉन ए डी, ए एन अपॉन ए डी। इस तरीके से क्वेश्चन पूरा हुआ। इसमें कुछ भी नहीं था, सिंपल सी बात है। इस क्वेश्चन में बस मुझे थेल्स थ्योरम लगानी थी 2 जगह पे और फिर दोनों समीकरण को आपस में बराबर करना था। जब बराबर हो गए थे तो प्रूफ नहीं हो पा रहा था। सो मैंने ये क्वेश्चन और डायरेक्ट भी लगाया जा सकता है, पर ठीक है, ये अच्छा तरीका है। अगर फिर दोनों देखा, मैंने दोनों तरफ एक जोड़ दिया। एक जोड़ते वक्त ध्यान दीजिएगा कि एक कैसे जोड़ना है। अगर आपने एलसीएम लिया, अभी अगर मान लीजिए यहीं पे हम क्या कर देते, एक जोड़ देते तो एम बी ए एम में जुड़ती, ए एम में एम बी जुड़ती। देखिए ध्यान से, ए एम में क्या जुड़ जाती, एम बी, ऊपर तो आ जाता बट नीचे बच जाता एम बी, और मुझे तो चाहिए था एम बी, इसमें चाहिए नहीं। सो एलसीएम लेने से 1 जोड़ने से पहले देख लीजिएगा कि एलसीएम लेने पे मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद है पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 तो कंप्लीट हो चुका है, इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 तो आपको स्क्रीन पे देखिए क्या होगा। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन नंबर 4 में आखिर लिखा क्या है। देखिए आकृत में लिखा क्या है, ध्यान दीजिएगा। आकृत 6.13 में क्या लिखा है, ये आकृत का नाम है 6.13। इन्होंने कहा है इस क्वेश्चन में DE पैरेलल है AC के। तो DE पहले है कहाँ उसे समझ लेते हैं। यहाँ पे A है, ये B है और ये C है। उसके बाद यहाँ पे F है और यहाँ पर E है और यहाँ पर इन्होंने नाम दे दिया है D। कहा है कि जो DE है वो AC के पैरेलल है। इसका मतलब ये जो ब्लू वाली लाइन है इस वाली लाइन के क्या है, समांतर है। तो इसमें हम लोग थेल्स थ्योरम को लगा सकते हैं। अभी ऐसा बताएंगे कि आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। उसके बाद इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि DF कहाँ पे है, देखिए यह DF ये AE की क्या है, समांतर है। तो DF जो है वो AE के समांतर है। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई होगी। अब इन्होंने कहा क्या है,
इन्होंने कहा है कि सिद्ध कीजिए, तो पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं। इन्होंने पहले कहा है कि DE, तो हमने यहाँ लिखा DE समांतर है AC के समांतर हो गई। फिर इन्होंने कहा कि DF, ये DF है, वो किसके समांतर है, वो समांतर है AE के, लिख लिया मैंने। प्रूफ क्या करना है, जो प्रूफ करना है उसे देखिए। प्रूफ करना है BF और अपॉन में FE, अपॉन में FE लिख लिया बेटा। फिर देखिए क्या पे लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है BE और अपॉन में क्या लिख लिया, अपॉन में लिख लिया EC। अगर आप देखते रहोगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। ये ट्रायंगल कुछ कठिन नहीं है, एकदम मतलब आसान है। बस प्रॉब्लम इस जगह पे है कि आप सीखते कितना हो, आपकी इच्छा कितनी है। विल इस जो आपकी विल है ना, वही आपकी स्किल को बढ़ाएगी। कैसे बढ़ाएगी, देखिए ध्यान से, हल कीजिए, है ना। अब हल देखिए ध्यान से। अगर मुझसे जो यहाँ पे बोला गया उसे ध्यान दीजिए। अगर मैं इस ब्लैक वाली लाइन को यहाँ से मिटा दूँ, देखिए ध्यान से, इसको अगर मैं यहाँ से मिटा देता हूँ और ब्लू वाली को ऐसे मिटा देता हूँ, तो इसमें हम थेल्स थ्योरम को पुट कर सकते हैं, थेल्स थ्योरम को लगा सकते हैं। तो लगा दीजिए थेल्स थ्योरम को। देखिए ध्यान से, हम लोग यहाँ लिखेंगे कि चूंकि DF, सेकंड वाले को पहले कर लेते हैं, फर्स्ट को बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्स्ट वाले को पहले कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। DF पैरेलल AE ये दिया हुआ है, सो हम लगा सकते हैं इसमें थेल्स थ्योरम, लिख सकते हैं BD, देखिए ध्यान से, BD और उसके बाद BD अपॉन AD। तो हम यहाँ पे BD अपॉन DA या AD लिख सकते हो, तो आप DA लिख दीजिए, यहाँ पे DA हो गया, इतनी बात क्लियर। फिर आप लिख सकते हो BF, सो मैंने यहाँ पे लिखा BF और अपॉन में लिख सकते हो आप FE, BF अपॉन FE। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए BF अपॉन FE आ चुका है और BE अपॉन EC बाद में ले आएंगे, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं जैसे था डायग्राम वैसे ज्वाइन कर देता हूँ इसको। देखिए ध्यान से, ऐसे था ना, ऐसे यहाँ पे मैंने ज्वाइन कर दिया। इसे आप समीकरण नंबर 1 लिख लीजिए। अब आप इन ग्रीन वाले को हटा दीजिए, इमेजिन कीजिए कि ग्रीन वाली अब नहीं है, सो आप इसमें फिर से जो है थेल्स थ्योरम को लगा सकते हो। देखिए ध्यान से, BD अपॉन AD आप लिख सकते हो और BE अपॉन EC आप लिख सकते हो। थेल्स थ्योरम जो कह रहा है बस उसे रखिए ध्यान में, बाकी सब कुछ हटा दीजिए। अब आप इसमें थेल्स थ्योरम लगाइए। हम लोग लिखेंगे कि पुनः, देखिए ध्यान से, DE पैरेलल AC के पैरेलल है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि BD, हमने लिखा यहाँ पे BD अपॉन में DA, सो यहाँ पे DA इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, BE अपॉन में क्या लिख सकते हो, अपॉन में आप लिख सकते हो EC। अब उसके बाद पुनः इसको एक बार फिर से क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए F। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना मेरे लाल, जो था वही सो है। बस प्रॉब्लम इस जगह पे थी कि आप समझ कितना रहे हो इसको, इतनी बात क्लियर। अब मैं अगर इस ध्यान से इसको देखूं, सो ये इसका पार्ट इक्वल है, सो ये ऑलरेडी क्या कह सकते हो कि आप इसका इक्वल होगा पार्ट। सो हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से आप क्या कह सकते हो, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, आप कह सकते हो कि इसका ये पार्ट इक्वल है, सो ये पार्ट ऑलरेडी इक्वल होगा। सो हम कह सकते हैं कि BF अपॉन FE इक्वल टू क्या होगा लाल, ये होगा BE और अपॉन में EC। यही तो प्रूफ करना था। बताइए कि देखिए ध्यान से, BF अपॉन FE, BF अपॉन FE, BE अपॉन EC, BE अपॉन EC। सो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया है आप इसको वैसे ही कंप्लीट अपनी कॉपी पर कर सकते हो। तो अब हम ना बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, और आधा अधूरा डायग्राम मैंने इस बार बना रखा है ताकि कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि सर मेरे सामने बनाइए तो अच्छा लगेगा मुझे भी देखने में भी, कैसे आप बना सकते हो, है ना। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपको स्क्रीन पे तो दिख ही गया होगा। क्या लिखा है एक बार रीड कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, लिखा है आकृति 6.20 में, आकृति 6.20 में कह रहे हैं कि DE पैरेलल OQ। अब इसमें DE कहाँ है बाद में देखेंगे, पैरेलल OQ। सो जो पहले दिया है उसे लिख लेते हैं। दिया क्या है, इन्होंने दिया है कि DE पैरेलल है OQ, कहीं पर होगा OQ। फिर देखिए क्या ध्यान से, फिर इन्होंने कहा है कि जो DF है वो पैरेलल किसके है, O और R के। सो मैंने वो भी लिख लिया। और हमसे कह रहे हैं कि सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है EF पैरेलल QR। सो EF और पैरेलल और उसके बाद QR, कोई दम नहीं है इस क्वेश्चन में। PQR एक त्रिभुज बना है। फिर उसके बाद इन्होंने किया क्या है, सेंटर में एक पॉइंट लिया है। सो मैंने यहाँ पर सेंटर में एक पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट का नाम इन्होंने O दे रखा है, सो मैंने O लिख लिया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया है, सो मैंने भी ज्वाइन कर दिया।
क्लियर है इतनी चीज। अभी आगे देखो क्या कह रहे हैं, फिर इन्होंने क्या किया है, इस वाली लाइन के अकॉर्डिंग, देखिए ध्यान से, क्या बोला DE। अब DE कहां पे है, इसमें दिख ही नहीं रहा है, पर कहीं पर OQ है क्या, ये देखिए OQ है, इसके पैरेलल एक लाइन खींची है जिसका नाम इन्होंने दिया है DE। सो यहां पर मैंने यहां पर D लिखा और उसके बाद यहां पे जो नाम है वो मैं इसको नाम E दे देता हूं, लेकिन अकॉर्डिंग टू डायग्राम ऐसा नहीं है। सो यहां पे DE है और यहां पर DE है। फिर उसके बाद DF, अब कहीं पे DF होगा, कहीं पर भी होगा। OR, अब OR कहाँ है, OR है। सो इन्होंने इस वाली लाइन के पैरेलल एक दूसरी लाइन खींची है जिसका नाम इन्होंने DF रखा है, ऐसे कर दिया है। और बाद में इन्होंने आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा तंग करने के लिए ऐसे एक लाइन खींच दी है, ऐसे एक लाइन खींच दी है। कोई बात नहीं, इसे भी समझते हैं। देखिए ध्यान से, मैं ऐसा बताऊंगा कि आपको क्लियर सब समझ में आ जाएगा। बीच में जो लाइन है ये ऐसे किया है इन्होंने, फिर ऐसा किया है। अब देखिए ध्यान से, तोड़ दीजिए आप इस डायग्राम को, तोड़ दीजिए इसको, मरोड़ दीजिए, देखिए ऐसे हो गया। और बीच में जो एक लाइन है ऐसे हो गई, और उसके बाद बीच में एक त्रिभुज बन गया है, बीच में ऐसे एक त्रिभुज बन गया है। आपको सब दिख गया होगा। 3 हिस्सों में मैंने इस डायग्राम को तोड़ दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर P है, एकदम खेल है, कुछ है ही नहीं इनमें, बस आपको समझना है, बस आपको समझना और कुछ भी नहीं है इसमें। इतनी बात क्लियर हो गई। अभी देखिए ध्यान से, ये OQ मैंने बना लिया, ये DE हो गया। इसको इन्होंने ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे D है, यहाँ पे E है, और इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे D है और यहाँ पर F है, और बाद में पे P है और ये Q है और ये R है। ऐसे आपको कहीं नहीं पढ़ने को मिलेगा लाल, कुछ न कुछ अलग तो मुझे करना ही होगा ताकि आप लोग देखें कि कैसे ये मतलब खेल है एकदम। यहाँ पे देखिए E है, यहाँ पे F है, और यहाँ पे Q है, और यहाँ पे क्या है, R है, और ऊपर देखिए ध्यान से P है। सो आप लाल देख सकते हो यहाँ पे 3 त्रिभुज बना दिए मैंने, इसी को बाहर निकाल के एकदम बिल्कुल जूम करके दिखा दिया। अभी आप देखो यहाँ ध्यान से, P, Q और O, देखिए ध्यान से, P, Q और O में अगर आप देखो तो आप लिख सकते हो कि ये जो PE है वो EQ के क्या है, PE अपॉन EQ और PD अपॉन DO। सो इन्होंने ये बात बोली है, सो मैंने लिख दिया। फिर देखिए ध्यान से, इन्होंने बोला है कि जो ये PD, देखिए PD लिख सकते हो अपॉन DQ लिख सकते हो आप। फिर PF और उसके बाद PR लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? क्यों लिख सकते हो? बिकॉज ऑफ इन्होंने बोला क्या है कि DE पैरेलल है OQ के। DE देखिए यहाँ पे, और ये OQ है, DE OQ के पैरेलल है, इसलिए आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम के माध्यम से आप जो है इसको आप लिख सकते हो। फिर आप देखो जरा DF, अब यहाँ पे DF देखिए आप ध्यान से, और यहाँ पे OR, और यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे DF है और यहाँ पे QR नहीं है, यहाँ पे OR है। सो मैंने OR यहाँ पे आप लोग लिख दिया। ये DF OR के क्या है, पैरेलल। अगर ऐसा है ना लाल, तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो PD अपॉन DO और PF अपॉन FR। समझ लीजिए, फिर एकदम लिख देंगे, सब समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद जब आप इतना कर लोगे ना, फिर क्या होगा, फिर ये एलिमिनेट हो जाएगा, फिर आ जाएगा PE अपॉन EQ, फिर आ जाएगा PF अपॉन FR, ये इक्वल हो जाएगा। और जैसे ही ये इक्वल हुआ, अब आप ध्यान से देखिए, ये PE है और ये EQ है, ये PF है और FR है। इसका मतलब थेल्स थ्योरम इसमें फिर से लगा दीजिए, और ये रहा क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हल करते हैं, देखिए ध्यान से, क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो बिकॉज ऑफ 2-3 लाइन का क्वेश्चन है मात्र ये, DE पैरेलल है OQ। सो आप इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, PE। देखिए ध्यान से, इसमें आप देखोगे आपको वो नहीं समझ में आया, सो कोई बात नहीं, फिर भी अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। कमेंट करके आप बता सकते हो आपको क्लास कैसी लग रही है। ये है PE और यह है EQ, ये EQ हो गया, EQ लिख दिया मैंने, ठीक। उसके बाद देखिए, इसमें देखिए PD और अपॉन DO, ये PD अपॉन DO हो गया। इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक है। अब आप देख सकते हो, फिर से देख सकते हो, आप क्या देख सकते हो कि DF जो है, देखिए मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कितने पार्ट्स में ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। देखिए DF, अब DF कहाँ है, ये DF और OR। अभी देखिए यहाँ पे DF कहाँ पे है, ये देखिए DF है और ये है OR, देख लिया आपने। ये PD और DO क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है PF और FR। सो हम लिखेंगे PF अपॉन FR, लिखेंगे PF अपॉन FR और PD अपॉन DO। सो ये हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 2। अब फ्रॉम 1 एंड 2 मतलब समीकरण 1 और 2 से, बीच में मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहां लिख रहा हूं समीकरण नंबर 1 व 2 से। अब देखिए ध्यान से, 1 व 2 से
देखिए ध्यान से, अगर ये पार्ट इसका इक्वल नहीं है लेकिन ये पार्ट इसका इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं ये और ये आपस में बराबर हो गया। PE अपॉन EQ, क्या लिख सकते हो आप? PE अपॉन EQ। फिर आप लिख सकते हो PF अपॉन FR, PF अपॉन FR। ठीक, अभी आप इस पूरे डायग्राम में देखिए PE EQ PF FR, तो इसका मतलब ये लाइन तो पैरेलल होनी चाहिए ना, अकॉर्डिंग टू थेल्स की थ्योरम। और थेल्स की थ्योरम जो 6.2 वाली है उसके अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई भी चीज पैरेलल है, कोई भी लाइन दो पैरेलल है, तो ये रेशियो इक्वल होगा। अगर ये रेशियो इक्वल है सो पैरेलल भी होगा। इसका मतलब कि EF जो है वो पैरेलल होना चाहिए QR के, ऐसा होना चाहिए ना। सो मुझे यही तो प्रूफ करना था ना। पता ये इतना बड़ा ये क्वेश्चन, इतना और इतना, बस कुछ भी नहीं है इसमें। बस समस्या कहाँ है, आप सीख कितना रहे हो। इसलिए सीखना शुरू कर दो, और आपको सीखना है अभी तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़िया सा डायग्राम बना के ये बगल में बना लीजिएगा, ताकि आपको सब समझ में आ जाए कि सर ने कैसे बताया था। और ये तरीका जो यहाँ पे मैंने बताया है, इस तरीके से मैं सारे क्वेश्चन को बता सकता हूँ, पर उसके लिए टाइम चाहिए। और अगर आप देर तक देख सकते हो, आज मैंने सोचा कि आज मैं कुछ अलग करके जाऊंगा इस वीडियो में, अगर आप देर तक देखने की क्षमता रखते हो तो फिर बताइए, मैं ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को बताऊंगा ओपन करके, एकदम मतलब त्रिभुज वगैरह खोल के रख दूंगा ऊपर से, तब समझ में आएगा आपको ऐसी चीजें जो आगे आपने कभी पढ़ी नहीं होंगी। बहुत कुछ आपको नया मिलेगा त्रिभुज जब आप मेरे साथ पढ़ोगे, बहुत कुछ ऐसा कि बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स जिनके माध्यम से आप बहुत जल्दी सीखोगे। उम्मीद है आपको 5 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही चुटकी में हम इस क्वेश्चन नंबर 6 को भी खत्म कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 को करने से पहले मुझे बोर्ड ना थोड़ा सा पूरा साफ करना पड़ेगा, और बस साफ करते करते ही मैं थोड़ा सा शांत रह लेता हूँ, बात कर ले आपसे, है ना। आप पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इस संडे मैंने सोचा था कि आपके लिए लाइव क्लास लेकर आऊँ, पर नहीं आ सके हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा आज का ये, है ना। हम लोग 3 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट होगा आज का 6। और इसके बाद आपको बताना चाहेंगे कि 7 8 आप छोड़ दीजिए, इन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 और 7 और 8, 9 और 10, मतलब 9 और 10 ये सेपरेट वीडियो में हम आपको बता देंगे इसके बाद, है ना। सो अभी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को समझने की कोशिश करते हैं। सर्वप्रथम हम इसका एक डायग्राम बनाएंगे। देखिए ध्यान से, जैसे इन्होंने डायग्राम बनाया है वैसे ही हम इसको डायग्राम को बना देते हैं। अब आप इसको देख सकते हो, है ना, ऐसे इन्होंने किया है। इसका नाम इन्होंने दिया है PQR। सो यहाँ पे इन्होंने इसका नाम दिया है PQR दे दिया। उसके बाद बीच में सेंटर में इन्होंने एक पॉइंट ले लिया है, इन्होंने इसे ऐसे और ऐसे और ऐसे ऐसे ज्वाइन कर दिया है। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, इन्होंने यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर और यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया है। अगेन इन्होंने इसे ऐसे ज्वाइन कर दिया है, ऐसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तोड़ के रख दिया जाए, तोड़ेंगे अभी इसको भी मरोड़ेंगे। A हो गया, B हो गया, C हो गया, और सेंटर में इन्होंने O नाम दिया है। इसमें कहा क्या है इन्होंने कहा है कि आकृति में क्रमशः OP OQ QR ये 3 पॉइंट है। OP OQ R देख लेते हैं। OP कहाँ पे है, ये OP, ये OQ, ये OR, इन पे 3 पॉइंट हैं, A है, B है और C है। वो इस प्रकार से है कि AB इसके पैरेलल है, और फिर उसके बाद इन्होंने कहा है AC इसके पैरेलल है, कह दिया। फिर कह रहे हैं कि अब आप मुझे ये सिद्ध करके दिखाओ कि BC इसके पैरेलल है। ये पैरेलल सेम क्वेश्चन है नलाल, तोड़ के रख दे, इसको रख देते हैं। देखो ध्यान से, ऐसे किया और छोटे छोटे बनाते हैं ना, बहुत बड़ा हो जाता है। ऐसे किया, ऐसा किया, ऐसे किया। इसका नाम इन्होंने O रखा, यहाँ पे इन्होंने P रखा, यहाँ पे Q रखा। ऐसे किया और इसका नाम A और इसका नाम B रखा। ये हिस्सा मैंने बाहर खींच के निकाल लिया है। अब वो हिस्सा मैं खींच के निकाल लूँगा। देखो कैसे, ये भी दूसरे पेन से करते हैं, है ना। देखो ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे बना दिया। ये O है, ये P है और ये R है। ऐसे ज्वाइन किया, यहाँ पे A है, ये C है। अब मैं नीचे वाला निकाल लेता हूँ। ऐसे किया, यहाँ पे O है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है।
और ऐसे ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, 3 हिस्सों में तोड़ के रख दिया। अब इन्होंने ए बी को और पी क्यू को दे दिया है कि ए बी पी क्यू समांतर है। लिख लेते हैं, इन्होंने कह दिया है कि ए बी पी क्यू के समांतर है। अगर ये समांतर हैं सो हम कह सकते हैं कि ओ बी बी क्यू ओ ए पी रेशियो सेम होगा अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। फिर उसके बाद इन्होंने कह दिया है कि ए सी पी आर के पैरेलल है। देखिए ध्यान से, ये भी इन्होंने कह दिया कि ए सी पी आर के पैरेलल है। सो हम कह सकते हैं कि ओ ए पी ए ओ सी सी आर इक्वल होगा। इसमें भी ओ ए आया, इसमें भी ओ ए आया, खत्म हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएगा और उठा के यही हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया तो देखिए ध्यान से, हमसे पढ़ रहे हो आप, अभी सब सिद्ध हो जाएगा, सब कुछ समझ में आएगा। सिद्ध करना है कि बी सी क्यू आर के पैरेलल है। हल करते हैं, ठीक, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बिकॉज, मतलब चूंकि ए बी पैरेलल है पी क्यू के है, सो हम कह सकते हैं कि ओ ए अपॉन ए पी ओ बी अपॉन बी क्यू कह सकते हो। इक्वेशन नंबर 1 अगेन आप कह सकते हो लाल कि ओ ए, सो देखिए आप ध्यान से, फिर उसके बाद लिखेंगे आप तथा, फिर आप देखिए ए सी पैरेलल है पी आर के। सो आप कह सकते हैं कि ये क्लास ना हिंदी और इंग्लिश किसी भी मीडियम का बच्चा है, अगर आप उसको कॉन्सेप्ट समझना है तो उसके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसलिए प्लीज़ एग्ज़ाम आने वाले हैं, आप जितना इसको शेयर कर सको प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जितना भी आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकें शेयर कर दीजिए आप इसे, ठीक है। ए सी पैरेलल पी आर, सो मैंने ए सी पैरेलल किसके लिखा, पी आर के। अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम यू कैन सी दैट ओ ए अपॉन ए पी, सो मैंने ओ ए अपॉन ए पी लिखा, ये देखिए ओ ए अपॉन ओ पी लिखा। अगेन यू सी दैट ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन सी आर। नाउ यू कैन सी दैट अगेन कि दैट इज, यहाँ पे आप बिल्कुल आप देख सकते हो कि ओ ए और यहाँ पे ओ पी, देखिए ध्यान से, ओ ए और ए पी, मुझे यहाँ पे ए पी लिखना चाहिए। इसका लेफ्ट हैंड साइड, ये जो लेफ्ट वाला साइड है इसका इक्वल है। सो आप ये देख सकते हो कि ये वाला साइड आप इसका इक्वल होगा, देख सकते हो आप कि ये वाला साइड इसका इक्वल होगा। तो नाउ यू कैन से दैट कि बाय इक्वेशन 1 और 2, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या कह सकते हो आप, ये पार्ट इसका इक्वल होगा। सो मैंने लिखा यहां पे ओ बी अपॉन बी क्यू एंड ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन सी आर। ओके, नाउ ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू, देखिए इस डायग्राम में देखिए काम क्या था, इसमें आ गए, इसमें ओ सी, ये ओ सी और अपॉन में सी आर। नाउ ध्यान दीजिए यहां पे, ये इसका रेशियो सेम हो गया। सो यू कैन से दैट, आप कह सकते हो कि इसका जो ये वाला साइड होगा बी सी क्यू आर के इक्वल होगा। सो नाउ यू कैन सी अगेन बी सी पैरेलल क्यू आर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी यहां पर कंप्लीट हुआ। आप देख सकते हो कितना छोटा सा ये क्वेश्चन था और यहां पे मेरे ब्लेजर से थोड़ा सा साफ हो गया है और ये सी आर। ओके, नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर योर फ्यूचर। सो आज मैंने बहुत सारी इंग्लिश बोल दिया, सो इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हिंदी में ही पढ़ेंगे और अगर आप इंग्लिश में भी चाहते हैं कि ऐसा ही हम पढ़ाते रहें तो फिर आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अभी क्लास के लिए धन्यवाद, इतना ही। आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे सीरियसली क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 के। ये थोड़ा सा जो कॉमेडी होता है इसको बस केवल आपको समझ में आए, आपको मज़ा आए, पढ़ते रहो आप अच्छे से, उसके लिए होता है ना। अभी चलो ख़त्म करते हैं क्लास को, अगली क्लास में फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक।